नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण ठाकरे आप सभी का स्वागत करता हूँ संगीता इसमें। आज हम बात करने वाले हैं द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। इसी थियरी के अंदर हम और एक थियरी के बारे में बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, तथा साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। तो इस थ्योरी को अगर हम देखें तो इसको सबसे पहले फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था। उनके 1748 में लिखे गए एक ग्रंथ में द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो उन्होंने लिखा था। और यही एक ग्रंथ है जो आगे जाकर डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स के रूप में जो सिद्धांत इसने दिए उनको अपनाया गया। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो सबसे पहले आपको समझ लेना होगा लेजिस्लेचर, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है आपका जुडिशरी। इन्हें हम 3 पिलर कहते हैं गवर्नमेंट के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। हालांकि इसमें एक चौथा पिलर भी है जो हम बोलचाल की भाषा में हमें सुनना ही पड़ता है कि मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, सो कॉल्ड मीडिया। सो लेजिस्लेचर का काम होता है किसी भी देश में कानून पास करना, लॉस को बनाना, ये लेजिस्लेचर का काम होता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने हैं कि नहीं, उसकी वैलिडिटी चेक करना। जब हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे होते हैं भारत के पक्ष में, अगर भारत को ध्यान में रखकर हम देखें तो जब हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं तब हम संसद के बारे में बात कर रहे हैं। संसद के दोनों अंग, आपके लोकसभा और राज्यसभा, तथा अगर आप तीसरे पक्ष को भी पकड़े तो प्रेसिडेंट, ये पूरी बॉडी मिलाकर आपका बनता है इंडियन लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाने वाली हाईएस्ट बॉडी है इंडिया में। जब हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं जो लॉस को इम्प्लीमेंट कर रही है, उस टाइम पे हम मेनली उस समूह को कंसिडर कर रहे होते हैं जो सत्ता में है। अगर भारत की बात करें तो इसमें आपके आएंगे पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें आपके होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सभी आ जाएंगे। साथ ही साथ गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये वो सभी लोग हैं जो सत्ता में है। एग्जीक्यूटिव में विपक्ष के नेता भी आते हैं, लेकिन मेनली जब हम बात कर रहे होते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, तब हम एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका काम है लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए लॉस को जमीनी स्तर पर लोगों की भलाई के लिए अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। अगर वो उसमें फेल होते हैं तो फिर हम उन्हें दोष देते हैं। और फिर जुडिशरी आता है। जुडिशरी आपको पता है कि संविधान का अंतिम संरक्षण की जवाबदारी जुडिशरी के ऊपर है। ये जिम्मेदारी है जुडिशरी की कि संविधान को सुरक्षा प्रदान की जाए, तथा साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव तथा लेजिस्लेचर के प्रेशर से सामान्य नागरिकों को बचाया जाए, उनके हितों की रक्षा की जाए, उनके मूलभूत अधिकारों को ध्यान में रखा जाए या उनके मूलभूत अधिकारों को हानि पहुंचे, ऐसे कोई कदम लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से ना उठाया जाए। तो इन तीनों को, जब सत्ता इन तीनों में विभाजित हो जाती है, अपने अपने कार्य क्षेत्र जब इन तीनों में डिसाइड हो जाते हैं, तो इसे ही हम सेपरेशन ऑफ पावर थियरी कहते हैं। एक विभाग कानून बनाएगा, दूसरा विभाग उस कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, और तीसरा विभाग कानून की देखरेख करेगा जस्ट है, फेयर है, इक्विटेबल है या नहीं। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि अगर इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को खुली छूट दे दी जाए, आजादी दे दी जाए, तो ये अपने आप में मॉन्स्टर बन जाएंगे। कल्पना कीजिए आपकी लेजिस्लेचर के ऊपर अगर कोई प्रतिबंध ना हो तो कल को जाकर वो हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के अधिकारों को रद्द कर देगी, फंडामेंटल राइट्स को रद्द कर देगी। जब चाहे तब देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, जब चाहे देश में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा सकती है। अगर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई कंट्रोल ना हो तो स्वाभाविक राज है कि पुलिस राज भारत में आ जाएगा। पुलिस जब चाहे जहां भी आंदोलनकारी होंगे उनके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, मारधाड़ करेंगे। अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल ना किया जाए तो निश्चित तौर पर हमें मोनार्की देखने को मिलेगी, एक टेरेनी निर्माण हो जाएगी और सत्ता पूरी तरह से केंद्रीकृत हो जाएगी।
और वही बात अगर जुडिशरी की है, अगर जुडिशरी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल ना किया जाए तो वास्तविकता में दोनों ऑर्गेनाइजेशन फेल होने के बाद जितना देश का नुकसान नहीं होगा, उससे ज्यादा नुकसान जब जुडिशरी फेल हो जाएगी तब होगा। क्योंकि जुडिशरी के ऊपर अगर इंसानों का विश्वास उठ गया तो स्वाभाविक तौर पर समाज में हिंसा फैलेगी, अत्याचार बढ़ेंगे, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके द्वारा होने वाले अत्याचारों में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे में इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपने अधिकार तथा अपनी अपनी लिमिट्स बता दी गई है और इसके अंदर रहकर ही उन्हें अपने डेमोक्रेटिकल राइट्स का इस्तेमाल करना है। तो इसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर थियरी। By having separate branches with distinct powers and functions, this theory aims to create a system of check and balance where each branch can limit the power of others, thus preventing of any single branch from becoming too powerful and safeguarding individual liberties. तो यहाँ पर ये तीन ऑर्गेनाइजेशन हमने दिए हुए हैं। आपका लेजिस्लेटिव है जिसका काम क्या है, लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव है जिसका काम क्या है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी जिसका काम है उन लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस है, फेयर है, जस्ट है, इक्विटेबल है या नहीं है, उसको चेक करना। अब हम चेक और बैलेंस के सिद्धांतों को देखते हैं। हमने तीनों ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया, तीनों संस्थाओं को देख लिया, उनके कार्य को देख लिया। अगर इनके ऊपर कंट्रोल ना किया जाए तो किस प्रकार से मॉन्स्टर बन सकते हैं ये भी हमने समझ लिया। अब इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए तीनों ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ये हम समझते हैं। मान लीजिए आपकी है एग्जीक्यूटिव, ये आपकी सरकार है जो लॉस को इम्प्लीमेंट करने वाली है, और ये यहाँ पे आपका लेजिस्लेचर। अब जब मैं लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूं तो इसमें आपका विपक्ष भी आ रहा है, सरकार भी आ रही है, जो इंडिपेंडेंट लीडर्स है वो भी आ रहे हैं, जो स्मॉल पार्टीज है वो भी आ रही है। तो सब मिलाकर संसद का पार्ट है। संसद में केवल सत्ता में जो लोग हैं वो नहीं बैठते हैं, या केवल सत्ता में जो लोग हैं वो इस लॉ को पास नहीं करते हैं। हालांकि इम्प्लीमेंट भी केवल सत्ता में जो लोग हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन मेनली इम्प्लीमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है जो सत्ता में। लेकिन कानून बनाने के लिए सांसद में सभी होते हैं। तो सांसद सरकार को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल हमें यहाँ दिखाई देता है। अब आप देखिए, लेजिस्लेचर में सरकार को बजट पास करना होता है। अगर बजट पास ना हो तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, आपको सरकार को रिजिग्नेशन करना होता है अगर बजट पास ना हो तो। दूसरे प्रकार से सरकार को अगर कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने हो, उसमें भी आपको विपक्ष के लोगों के सिग्नेचर और वो करना होता है, संसद की परमिशन लेनी होती है। विपक्ष के नहीं, संसद की परमिशन। लेजिस्लेचर किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर आपको लेजिस्लेचर की परमिशन लेनी होती है। अगर एग्जीक्यूटिव ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। साथ ही साथ मीटिंग्स में आपको क्वेश्चन हॉर्स, जीरो हॉर्स, जब नया सेशन बनता है या जब भी नए सेशन की पहली मीटिंग होती है तब विपक्ष सत्ता में जो लोग हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है, उनके आंसर उनको देने होते हैं चेक एंड बैलेंस के लिए। तो बजट हो, कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने हो, या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, क्वेश्चन और हो, जीरो और हो, इन सब चीजों से हमारी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है। जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे किस प्रकार कंट्रोल करता है। अगर हम जुडिशियरी की बात करें तो जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है उनको पनिश करके। साथ ही साथ अगर किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके। एक्चुअली जुडिशियरी कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव तथा लेजिस्लेचर दोनों को। अभी इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको एक बार क्लियर करके देता हूं।
जब मॉन्टेस्क्यू ने द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, तब उसने उसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के नाम से प्रसारित किया था। तब उसने जो कहा था, उसने एक सिद्धांत दिया था, वाटर टाइट अरेंजमेंट। इस सिद्धांत में जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर होंगे वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये लेजिस्लेचर है, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव है और यहाँ पे आपकी जुडिशरी है। तो इस संस्था में जो लोग मेंबर है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर है, वही सेम व्यक्ति यहाँ पर नहीं होगा और ना ही यहाँ पर होगा। एट वन टाइम एक इंसान एक ही संस्था में होगा। इसे कहा गया वाटर टाइट अरेंजमेंट। ये सिद्धांत जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया अपने किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में 1748 में। तो ये सिद्धांत को सबसे पहले अगर किसी देश ने स्वीकारा तो वो था यूएसए। यूएसए द्वारा सबसे पहले सिद्धांत को स्वीकारा गया। अगर आप यूएसए में देखें तो यूएसए में जो सर्वोच्च है उनकी पार्लियामेंट, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस में दो हाउसेस है, सेनेट और लोअर हाउस। सेनेट यानी कि उनकी राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव है आपका प्रेसिडेंट और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जुडिशरी में उनका फेडरल कोर्ट। वहां पर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन राज्य में सुप्रीम कोर्ट होती है, पूरे देश के लिए फेडरल कोर्ट काम करता है। तो वास्तविक रूप से अगर देखें तो इस सिद्धांत को सबसे पहले अमेरिका ने एक्सेप्ट किया, और अमेरिका ने इस सिद्धांत को इतना मजबूत बनाया कि आगे चलकर जो भी डेमोक्रेसी स्थापित हुई, अगर उससे अच्छी डेमोक्रेसी बनना है, एक पावरफुल डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जाना है, एक टेरेनी निर्माण नहीं करनी है, लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना है, तब तक कोई संस्था ज्यादा पावरफुल ना हो, इसका भी ध्यान रखना है, और संविधान के हिसाब से शासन करना है। तो सत्ता विभाजन का सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण है, यह अमेरिका ने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया। अब जो इस सिद्धांत जो यहाँ पर मेंशन है वाटर टाइट अरेंजमेंट में, यहाँ पर ऐसा कहा गया था कि कोई भी सदस्य एक ही वक्त पे दो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होगा। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पहला कलम है कि सभी लेजिस्लेटिव पावर्स अमेरिकन कांग्रेस में होगी, यानी कि अमेरिका की संसद में सभी लेजिस्लेचर पावर होगी, वही संस्था होगी जो कानून बनाएगी। सभी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होगी, आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 सभी जुडिशियल पावर फेडरल कोर्ट में होगी। तो आपने कभी देखा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आपको संसद में खड़े नजर आए, सवालों का जवाब दे रहे हैं? वहां के एग्जीक्यूटिव को कभी आपने देखा है सेनेट में आंसर करते हुए? कभी नहीं, क्योंकि वो सेनेट का भाग ही नहीं है, वो लेजिस्लेचर का भाग ही नहीं है, वो लॉ पास नहीं कर रहे हैं। उनका काम है कांग्रेस द्वारा पास किए गए लॉस को इंप्लीमेंट करना। लेकिन भारत के हिसाब से ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझने में। भारत में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यहां पर एक ही मेंबर है। इसका मेन कारण यह है कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। और जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है वहां पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट होती है। यानी कि आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कि ये आपका है लेजिस्लेचर और ये है आपका इसके अंदर एग्जीक्यूटिव। जबकि अमेरिका में लेजिस्लेचर एक अलग और एग्जीक्यूटिव अलग, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, लेजिस्लेचर के अंदर ही एग्जीक्यूटिव है। तो जब जुडिशरी लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल करती है तो इनडायरेक्टली वो एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल कर रही होती है। यानी कि जब न्यायपालिका विधायिका को कंट्रोल कर रही है तो कार्यपालिका को भी अपने नियंत्रण में ले रही है। अगर किसी लॉ को न्यायपालिका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है या किसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जुडिशरी द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। एनजैक 99 अमेंडमेंट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे में जुडिशरी
जब लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल कर रही होती है तो वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही होती है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव में अगर कोई मेंबर ठीक से काम नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में भी जुडिशियरी उसके खिलाफ आदेश निकालकर उसको पनिश या पिनलाइज कर सकती है। अब लेजिस्लेचर एक जुडिशियरी के ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल करता है? ऐसे में लेजिस्लेचर जुडिशियरी के ऊपर कंट्रोल करता है जजेस की अपॉइंटमेंट तथा उनको बर्खास्त करने की प्रोसेस में उसका हस्तक्षेप होता है। आपको पता होगा कि देश में सुप्रीम कोर्ट तथा राज्य के हाई कोर्ट की जजेस की नियुक्ति देश के प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। उन प्रेसिडेंट द्वारा जो काम करेंगे कैबिनेट मिनिस्ट्री तथा पीएम की एट एंड एडवाइस के ऊपर, यानी कि इनडायरेक्टली लेजिस्लेचर जो सलाह प्रेसिडेंट को देंगे जो उनके ऊपर बाइंडिंग है वो उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। उसी प्रकार से अगर उनको अपने पद से बर्खास्त करना है तो वो भी मैसेज लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को देगा और फिर उस हिसाब से उनके आगे के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ मान लीजिए कि जुडिशरी ने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया, होता है कभी कभी ऐसा होता है कि जुडिशरी द्वारा एक ऐसा जजमेंट दे दिया जाता है जो आगे चलकर वास्तविकता में जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा समस्याएं निर्माण कर सकता है, मगर जुडिशरी को तो कानून के हिसाब से चलना है। तो ऐसी स्थिति में जुडिशरी के जो डिसीजन दिए गए हैं उनको नल एंड वॉइड करने के लिए पार्लियामेंट फिर से नया कानून ला सकती है। तो एक चेक एंड बैलेंस इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हमें दिखाई देता है, इसीलिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा पावरफुल ना हो कि वो अपने आप में मॉन्स्टर बन जाए। तो ये था चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत। तीसरा हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। पहला आपने देखा थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, किसी के पास भी सर्वोच्च सत्ता नहीं होगी, देश में केंद्रीकृत सत्ता नहीं होगी। तीन ऑर्गेनाइजेशन होंगे, तीनों के पास अपनी अपनी ताकत तथा अपनी अपनी लिमिट होगी। तीनों एक दूसरे को पावरफुल बनने से रोकेंगे। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ना जाए, अपने क्षेत्र से बाहर ना जाए, इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। चेक एंड बैलेंस अब आता है जब ये दोनों, तो सबसे पहले आप देखिए जब चेक एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर जब ये दोनों मिल जाते हैं तब डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट का सिद्धांत अपने आप सामने आ जाता है। किस प्रकार से हम देखेंगे? इट्स अ प्रिंसिपल दैट assert that government power should be restricted by law, thus a constitution to protect individual rights and liberty। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो एक प्रकार से ये आपका थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, उसके बाद ये आएगा आपका चेक एंड बैलेंस, और जब ये दोनों फुल तरह से इंप्लीमेंट हो जाते हैं तब आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट इम्पॉसिबल है इन दोनों सिद्धांतों के अब्सेंस में। अगर सत्ता विभाजित नहीं होगी, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी सत्ता नहीं होगी, अपनी लिमिट्स नहीं होगी, तो लिमिटेड गवर्नमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स जरूरी होते हैं? सबसे पहला होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। किसी भी सरकार की लिमिट्स को तय करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन केवल उन लोगों को सत्ता चलाने का अधिकार ही नहीं देता है, तथा साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन उनके अधिकारों की लिमिट कहाँ तक है ये भी बताता है। जैसे भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को हमने रखा है और ये मूलभूत अधिकार स्पष्ट रूप से सरकार की लिमिट्स को दिखाते हैं कि सरकार इन अधिकारों को वायलेशन करने वाला कोई भी लॉ पास नहीं करेगी। अगर ऐसा पास किया जाता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझा जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि सरकार के अधिकारों को एक लिखित रूप से कंट्रोल करना। रूल ऑफ लॉ यानी कि कायदे का शासन होगा, जहां पर किंग इज लॉ ना होकर लॉ इज किंग होगा, यानी कि कायदा ही सर्वोच्च होगा। कोई राजा के हाथ में या मतलब इस अनार्की नहीं होगी, अनलिमिटेड रूल या कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगी कि जिसके हिसाब से जब मन चाहे तब वो लॉ बनाए और जब मन चाहे तब उसे इम्प्लीमेंट करे। तो इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो संविधान में लिखा गया है या जो हाईएस्ट किताब है देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारतीय संविधान के डीपीएसपी के आर्टिकल 50 में
सेपरेशन ऑफ पावर को मेंशन किया गया है, जहां पर लेजिस्लेचर से न्यायपालिका अलग होगी ऐसा मेंशन किया गया है। एग्जीक्यूटिव मेंशन नहीं है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में उस आर्टिकल में, क्योंकि लेजिस्लेचर का पार्ट ही एग्जीक्यूटिव है, हमने पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया। तो आर्टिकल 50 डीपीएसपी का कहता है कि लेजिस्लेचर से न्यायपालिका अलग होगी, सेपरेशन ऑफ पावर। फेडरलिज्म, जहां पर सिर्फ केंद्र के पास ताकत नहीं होगी तो राज्यों को भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने के अधिकार होंगे। यह डिसाइड करेगा कि केंद्र कभी इतना ताकतफुल ना हो कि वो राज्यों को या राज्यों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दे। तो फेडरलिज्म जरूरी है। और इंडिविजुअल राइट्स, नागरिकों की भी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, सरकार को सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करे। तो ऐसे में डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट हमें इन पॉइंट्स के आधार पर समझने में आसानी होती है। तो आज हमने देखा द सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर में कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे से सेपरेटली किस प्रकार से काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या है, किस प्रकार से वो एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस करते हैं, लेजिस्लेचर किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक एंड बैलेंस करता है, चाहे क्वेश्चन आवर्स हो, जीरो आवर हो, बजट हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या कॉन्सिडरेटेड फंड से पैसे निकालने हो, जुडिशरी किस प्रकार से कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर, जैसे कि किसी लॉस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना हो या किसी कोई अगर वायलेशन कर रहा है तो उसको पेनल्टी लगानी हो या पिनलाइज करना हो या उसको जेल में कैद सुनानी हो। साथ ही साथ लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, इंडिविजुअल राइट्स को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ये सभी पॉइंट्स को हमने आज अच्छे से समझा है। आई होप लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझे होगे तो फिर से एक बार इस लेक्चर को देखिए। आई होप मैंने अपना बेस्ट किया है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।